Newton's laws of motion, और the first law is the law of inertia. तो जहां पे भी तुम्हारे नोट्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखा है उसके साथ में लिखना स्टार्ट कर दो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी हम न्यूटन का पहला लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है जो न्यूटन का पहला लॉ है, और उसका एक नाम जो है दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। जिस नाम से हम इसको पढ़ेंगे उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट दिस लॉ बेसिकली स्टेट्स इज, ये लॉ तुम्हें बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इफ एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जीरो है तो इसकी जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो भी जीरो होगी। और अगर इसकी नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब इस जो बॉडी की जो स्टेट है वो विल नॉट चेंज। सो व्हाट दिस लॉ सेज इज कि अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी, और अगर एक्सेलरेशन नहीं आएगी तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेट चेंज नहीं होगी मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने 9th क्लास में फॉर्मूला किया था F इज इक्वल टू एम ए, वहां से ये निकल के आया F इज इक्वल टू एम ए में कि अगर तुम्हारा F जीरो हो गया तो A जीरो हो जाएगा। A जीरो हो गया तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है जी, और ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, इसको मैं बोलता हूं नेट एक्सटर्नल फोर्स। मैंने सीधा सीधा F इक्वल टू जीरो नहीं बोला, मैंने बोला नेट एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ मार्कर, इस पे मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, यहां से मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगा दी इधर से, ठीक है, लेकिन इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए एक यहां से भी मैंने फोर्स लगा दी 10 न्यूटन 10 न्यूटन। अब मैं इसको लेफ्ट से भी धक्का मार रहा हूं 10 न्यूटन, राइट से भी धक्का मार रहा हूं 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन ने आपस में एक दूसरे को मार दिया, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगी वो इस पे जीरो लग गई। तो मैं सीधा तुम्हें ये नहीं बोल सकता इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, इस केस में द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, ओके, क्योंकि इधर से भी धक्का लग रहा है, उधर से भी धक्का लग रहा है, हर तरफ से धक्का लग रहा है, सो द फोर्स इज नॉट जीरो बट द नेट, सबका अगर तुम नेट मिला लोगे द नेट ऑफ दीज फोर्सेस बिकम जीरो, और क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है उसकी वजह से मेरा नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और अगर मेरी नेट एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब मेरी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने जो हमको दिया, और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक तुम उसको धक्का मार के रोक नहीं देते ना तब तक वो मोशन में ही रहना चाहती है बॉडी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक तुम उसको धक्का मार के चला नहीं देते। अब इसकी एक बहुत ही क्लासिकल सी एग्जांपल तुमने देखी होगी, तुम्हारे छोटी साइंस की बुक्स में होती है कि मान लो एक गिलास दे रखा है तुमको, ठीक है, ओके, मान लो ये गिलास है और इस पे एक शीट है, इसके ऊपर एक शीट है, शीट एज इन तुमने, तुम्हारे पास वो है जैसे होता है ना वो प्लेइंग कार्ड्स, वो तुमने इस पे रख दिए, और प्लेइंग कार्ड्स के यहां पे बिल्कुल ऊपर पड़ा है कॉइन, दिस इज अ कॉइन, ठीक है। अब तुम क्या करो, तुम अपने हाथ से ना बहुत तेज फोर्स के साथ, ओके, व्हाट यू डू इज यहां से तुम इसको ऐसे मारो टक, तो तुम क्या करोगे जब इसको मारोगे तो ये नीचे से ऐसे कार्ड निकल जाएगा, पत्ता निकल जाएगा, पूरा आगे निकल जाएगा, और जो कॉइन है वो तुम्हारा पूरा का पूरा गिलास में आके चला जाएगा। ये हमने बहुत बार किया है और हम इमेजिन भी कर पा रहे हैं, हाँ जी ऐसा होता होगा, ठीक है, तुम करके भी देख लेना क्लास के बाद। लेकिन द थिंग इज इसमें क्यों वो ग्लास में आके गिर रहा है, क्योंकि ये जो कॉइन है, कॉइन फिलहाल रेस्ट पे है, एज ऑफ नाउ द कॉइन इज इन रेस्ट, और बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया ये कॉइन रेस्ट में ही रहना चाहता है। जब तक कोई बाहरी फोर्स इस पे नहीं लगेगी, जो एक्सटर्नल फोर्स है
वो लगी पत्ते पे, तो ये जो कॉइन इंडिपेंडेंटली अपना रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। और ये जो हम बोल रहे हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मैंने तुम्हें दे रखा है, इसको तुम इधर खींच रहे हो 10 न्यूटन से, इसको तुम इधर खींच रहे हो 10 न्यूटन से, तो ये ऑब्जेक्ट है जो इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तब वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहता है। यस। और इफ आई हैव टू गिव यू सम अदर एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, तो बहुत ही एक क्लासिकल की एग्जांपल जो हर बुक में लिखी होती है, मान लो तुम बस में जा रहे हो, तो या फिर तुम ट्रेन में लेट्स से तुम मेट्रो में जा रहे हो, जैसे दिल्ली में तुम मेट्रो में जाते हो ना, मैं मेट्रो की एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो एकदम से रुकती है। अगर वो एकदम से हाई स्पीड पे जा रही है तो बहुत जल्दी रुक जाती है, मतलब उसकी डिसेलरेशन बहुत ज्यादा होती है, या फिर उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब तुम्हारी मेट्रो ट्रेन जा रही है, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है मेट्रो ट्रेन। अब ये मेट्रो ट्रेन तुम्हारी बस की तरह धीरे धीरे नहीं रुकती कि सामने स्टेशन आ गया तो फिर वो आराम से उसने ब्रेक मारना स्टार्ट कर दिया, वो ऐसे नहीं करती, क्योंकि ट्रैफिक वहां पे है नहीं, अकेली मेट्रो ट्रेन में ही जाना है। तो जैसी स्टेशन आता है वो एकदम से 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से वो जीरो पे आ जाती है इन अ मैटर ऑफ 5 सेकेंड्स। अब 5 सेकंड में जब तुम 100 से जीरो की स्पीड पे आओगे तो तुम अगर फॉर्मूला लगा के देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, या फिर तुम दूसरा फॉर्मूला लगा के देखना, v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब ये स्पीड है 100। ओके, तुम जीरो की स्पीड पे आगे 100 किलोमीटर आवर की स्पीड पे जा रहे थे, प्लस एक्सेलरेशन, और तुम्हारा टाइम इज इन, अगर मेरे को आवर्स में लेना तो दिस टाइम इज वेरी स्मॉल, दिस टाइम इज वेरी स्मॉल, ये 5-6 सेकंड तुम्हारा टाइम है। क्योंकि ये टाइम बहुत छोटा है तो तुम्हारी एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, तो मतलब एकदम से एक्सेलरेशन होगी। अब तुम सोच के देखो, तुम मेट्रो ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन मोशन में है तो तुम भी मोशन में हो, यहां तक तो ठीक है क्योंकि तुम ट्रेन के अंदर ही बैठे हो तो तुम्हें महसूस नहीं होता कि हाँ यार मैं भी चल रहा हूँ। तुम्हारे जो साथ में बंदा बैठा होता है तुम्हें लगता है कि यार रेस्ट पे ही तो है, क्योंकि तुम भी मोशन में हो वो भी मोशन में है, तो बेसिकली तुम्हें फीलिंग नहीं आती कि तुम मोशन में हो। फीलिंग कब आएगी, जब एकदम से वो बंदा ब्रेक मारेगा। अब एकदम से उसने ब्रेक मार दी, जिस ट्रेन में तुम बैठे थे वो तो एकदम से डिसेलरेट होके रुक गई, लेकिन तुम भी उसी ट्रेन में बैठे थे और तुम मोशन में थे। नाउ योर बॉडी हैज दिस इनर्शिया ऑफ मोशन। तुम क्योंकि मोशन में थे तो तुम मोशन में ही रहना चाहते हो, तो इसकी वजह से ट्रेन एकदम से रुक जाएगी। मान लो मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, तो ट्रेन एकदम से रुक जाएगी, लेकिन मैं तो मोशन में हूं, तो मैं ट्रेन में ऐसे आगे जाके गिरूंगा। ठीक है, आई विल बेंड फॉरवर्ड इन द ट्रेन। यस, और तुम तो थोड़ा सा संभल जाते हो, ठीक है, तुम कोई हैंगर वैंगर होता है तुम उसको पकड़ लेते हो, या फिर तुम किसी सीट को पकड़ लोगे, तुम तो ठीक है। इसकी बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, अगर कोई सामान पड़ा है तो वहां पे ऐसे बैग्स वैग्स रख देते हो, ठीक है, ट्रेन में, तो एकदम से जब ब्रेक मारता है वो बंदा तो बैग आगे जाके बैग एकदम से स्लाइड हो जाता है, क्योंकि जो बैग था वो मोशन में था। एकदम से तुमने गाड़ी रोक दी और जो बैग है वो ट्रेन के साथ अटैच्ड नहीं है, तुमने ऐसी फ्लोर पे रख रखा है। अब गाड़ी एकदम से रुक गई तो बैग आगे स्लाइड होता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ दैट बैग। यस, अगर मेरे को तुम्हें कोई और एग्जांपल देनी है, सो आई मस्ट टेल यू इन प्लेन्स, या फिर तुम जहाज में जब जाते हो, एरोप्लेन में तुम जाते हो, ठीक है, तो जब भी वो टेक ऑफ करने लगता है या फिर वो लैंड करने लगता है, तो थोड़ा सा याद करो वो पायलट एकदम से क्या अनाउंस करता है, वो बोलता है कि हाँ जी हम अभी टेक ऑफ करने जा रहे हैं, अपनी अपनी सीट बेल्ट पहन लो। तुम सीट बेल्ट पहन के बैठ जाते हो, फिर जब ऊपर तुम चले जाते हो फिर वो पायलट बोलता है कि ठीक है हमने टेक ऑफ कर लिया, अभी हम बड़ी आसमान में हैं, हम इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, अपनी बेल्ट उतारनी है उतार दो। ठीक है, तुम बेल्ट उतार के आराम से बैठ जाते हो। फिर जब लैंडिंग होने लगती है एंड वाले 5 मिनट में, फिर एकदम से वो बंदा अनाउंस करता है कि हाँ जी अभी हम लैंड करने जा रहे हैं, अपनी अपनी बेल्ट पहन लो। ये हो क्या रहा है, मतलब ये क्या रहा कि पहले तुम उतार देते हो फिर पहन लेते हो, मतलब कि जो खतरा है वो किसी किसी टाइम पे ही खतरा है। और ये कौन डिसाइड कर रहा है कि खतरा है या नहीं, ये डिसाइड हो रहा है एक्सेलरेशन से, ये स्पीड से डिसाइड नहीं हो रहा। ओके, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, ये स्पीड से डिसाइड नहीं हो रहा कि खतरा है या नहीं,
क्योंकि जब तुम ऊपर जा रहे हो, हवा में हो, तो एरोप्लेन की जो स्पीड होती है दैट इज समवेयर अराउंड 700 800। कभी उसकी अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनना, वो कभी कभी तुम्हें स्पीड भी बताते हैं वहां पे। सो योर प्लेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर। तुम 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और तुम्हें बेल्ट पहनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है पर एक्सेलरेशन नहीं है ना यार। एक्सेलरेशन तो जीरो है या फिर थोड़ी बहुत एक्सेलरेशन है, तो तुम्हें बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम अभी लैंड होने लगे हो, ठीक है, अब तुम लैंड होने जा रहे हो, जो तुम्हारी स्पीड 700 है, ये 700 से जीरो हो जाएगी इन अ मैटर ऑफ 60 सेकेंड्स। अब तुम 1 मिनट के अंदर अंदर 700 से लेके जीरो की स्पीड पे आ जाओगे। अब तुम सोच के देखो, तुम प्लेन में बैठे हो, ठीक है, तुम्हारा प्लेन ऐसे जा रहा है, तुम इस पे बैठे हो, जब तक हवा में है तब तक सही है। अब जब लैंड होने लगा है तो ये एकदम से रुकेगा, लेकिन तुम तो मोशन में हो, तुम्हारी स्पीड तो 700 है। देयर इज दिस लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन तुम्हें। तो ये जब एकदम से रुकेगा, तुम मोशन में हो, तो तुम आगे वाली सीट पे उछल के जाओगे। इसलिए जब भी वो लैंड होता है, तुम्हें सीट बेल्ट पहननी जरूरी है। जब भी वो टेक ऑफ करता है, एकदम से उसकी स्पीड हो जाती है 0 से लेके 600 तक। एकदम से 0 से लेके 600 तक स्पीड हो जाएगी उसकी 1-2 मिनट के अंदर अंदर। तुम तो अभी रेस्ट पे हो, वो एकदम से मोशन में जा रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? तुम्हें बेल्ट पहननी पड़ती है ताकि तुम एरोप्लेन का ही एक पार्ट बन जाओ। अब जो एरोप्लेन की स्पीड, जो उसकी एक्सेलरेशन, वही तुम्हारी एक्सेलरेशन। सो दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स वेरी फर्स्ट लॉ। और अगर मुझे तुम्हें इसकी एक और एग्जांपल देनी है, जस्ट वन लास्ट एग्जांपल। मान लो तुम जा रहे हो ट्रेन में, ठीक है, तुम ट्रेन में जा रहे हो, कभी कभी तुमने देखा होगा, अगर तुम ट्रेन में जा रहे हो, कुछ लोग ना चलती ट्रेन से उतर जाते हैं, ठीक है। या फिर तुम सोच के देखो कि तुम एक स्टंट मारने वाले इंसान हो और तुम गाड़ी के ऊपर खड़े हो, ठीक है, तुम्हें एक कार जा रही है, तुम कार के ऊपर खड़े हो, और मैं तुम्हें बोलूं कि ठीक है जी, कार के ऊपर से अभी कूद जाओ, चलती कार में से कूद जाओ, ठीक है। सो यू विल सी ऑल दीज स्टंट पीपल, तुम कभी करके देखना, ठीक है, बाइक वाइक से करके देखना। तुम जब जंप मारोगे ना, तो मैनी पीपल दे फॉल, जंप मार के बाद वो नीचे ग्राउंड पे गिर जाते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि यार ये ऐसी पंगे ले रहा था क्योंकि वो स्पीड पे जा रहा था बाइक, तो वहां से जंप मारोगे तो गिरोगे ही। बट बेसिकली व्हाट द प्रॉब्लम इज कि जब भी तुम जा रहे होते हो बाइक पे, तो देर इज अ सर्टन स्पीड दैट यू हैव, तो तुम किसी स्पीड पे जा रहे हो, और उस स्पीड की वजह से यू हैव दिस इनर्शिया ऑफ मोशन, यू हैव दिस इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब तुम उसके बाद लैंड होते हो नीचे, जब तुम नीचे जमीन पे लैंड होते हो, स्टिल यू हैव दिस इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं कि जंप मार के मैं वहीं पे वहीं रुका रह जाऊं, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से तुम गिर जाते हो। तो इसकी ट्रिक क्या है, मतलब अभी तुम्हें इससे बचना क्या है गिरने से, इज कि तुम नीचे जंप मारने के बाद भी, मान लो तुम जब ट्रेन से जंप मारोगे ना कभी, अभी तुम कॉलेज वॉलेज में जाओगे, पंगे लोगे, तो जब भी तुम ट्रेन में से जंप मारोगे नीचे, तो नीचे जंप मार के वहां पर रुक मत जाना, ठीक है। तुम नीचे जंप मार के उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा भागते रहना, ठीक है। तो मैं तुम्हें करने को क्या बोल रहा हूँ कि व्हाट इफ योर स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर, और तुम नीचे मार के तुम्हारी स्पीड हो जाएगी 0, और ये कितने सेकंड में हो रही है? अगर ये बात 1-2 सेकंड में हो रही है तो तुम गिरोगे। लेकिन अगर तुम 100 से लेके अपनी स्पीड को 0 कर रहे हो धीरे धीरे इन अ मैटर ऑफ 6-7 सेकेंड्स, ये 6-7 सेकेंड्स में तुम कैसे करोगे? जंप मार के तुम आगे थोड़ा सा भागते रहना, धीरे धीरे 5-6 सेकंड में अपनी स्पीड को कम करना, देन यू विल बेसिकली नॉट फॉल, राइट। सो दिस वाज द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, ठीक है। अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना पसंद करेगी, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगी। और इन मैथमेटिकल वर्ड्स, अगर मेरे को मैथमेटिक्स में तुम्हें समझाना है, कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0, कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो उसकी नेट एक्सेलरेशन विल बी 0, और अगर नेट एक्सेलरेशन 0 होगी तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। लिख लो इसको, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।
सो अभी हम करेंगे क्वेश्चंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है। और इसमें हम पहले सारे वाले कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे कि टेंशन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है। तो मैं बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सबसे सिंपल जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि एक सीलिंग है, एक सीलिंग पे एक ब्लॉक लटका हुआ है। इस ब्लॉक का मास है 5 किलो। The question is, find the tension in the rope. जब आंसर आ गया बता देना किसी का। Find the tension in the rope. Yes, twinkle, yes. 50. 50 Newton is the tension in the rope. So the tension in the rope is 50 Newton. देखते हैं इसको एक बार कैसे हो, ठीक है, समझते हैं। सबसे पहली चीज तो जब मैंने सीलिंग के साथ इसको लटका दिया, सीलिंग के साथ मैंने एक पत्थर लटका दिया रस्सी के साथ 5 किलो का। सबसे पहली चीज तो ये जो ब्लॉक है कहीं मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, कहीं नहीं जा रहा ना। ओके, वही हमारी कल वाली रस्सी काम आएगी यहाँ पे। तो इसको मैंने ऐसे ऊपर से लटका दिया। ओके, तो अब जब इसको लटका दिया यहाँ से, तो ये यहाँ पे ऐसे लटकी रह रही है, ये ना लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, कुछ भी नहीं, मूव नहीं कर रहा ना। मूव कराने के लिए मेरे को फोर्स लगानी पड़ी, देखो, ठीक है। मेरे को इसको मूव कराना है तो मैंने फोर्स लगाई। तो जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं लगा रहा हूं, दिस इज नॉट मूविंग। तो ये अगर मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि ये इक्विलिब्रियम में, ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट में, या मतलब ये इक्विलिब्रियम में। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जो इस पे नेट फोर्स है वो जीरो लगेगी, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन जीरो है अभी फिलहाल, तो इस पे नेट फोर्स जीरो लगेगी। नेट फोर्स जीरो लगने का मतलब क्या है, इस पे तुम सारी फोर्सेस देख लो कौन सी लगेंगी, और जो भी फोर्सेस तुम्हें कैंसिल करानी है वो कैंसिल करा देना, जो भी ऐड करनी है वो ऐड कर देना। नेट फोर्स तुम इसकी जीरो कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और नेट फोर्सेस जीरो करने का तरीका क्या है, अब ये तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा होगा, ठीक है, तुमने बड़ा आसानी से कर दिया कि भाई नीचे 50 तो ऊपर 50। लेकिन मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें करना है कैसे करोगे। पहले तुम देखोगे ये इक्विलिब्रियम में है, यस। नेट फोर्स जीरो होगी, यस। अब तुम बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब तुम बनाओगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जो 5 किलो का मास है, इसको मैं ले रहा हूं एक पॉइंट मास। इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एक तो नीचे एक्ट कर रही है mg, तो इसको मैं मान लेता हूं नीचे mg विच इज 50 न्यूटन। एक ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज टेंशन, दिस इज T। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ऊपर वाली फोर्सेस का सम नीचे वाली फोर्सेस के इक्वल होगा। इसका मतलब T इज इक्वल टू 50 न्यूटन। T इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, वैल्यू ऑफ G को मैंने 10 ले लिया। सो माय टेंशन इन द रोप इज 50 न्यूटन। ये तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा है देखने में, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके एक बार पॉइंट्स लिखवा देता हूं। सो व्हाट इज द प्रोसेस टू डू दिस। पहले तुम चेक करो कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं। पहले तुम चेक करो कि इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट है या नहीं। जब इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट तुमने चेक कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, दैट एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। फिर तुम उसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, पहले तुम उसको लोगे पॉइंट मास, उसके बाद तुम लोगे सारी फोर्सेस। फिर थर्ड चीज तुम क्या करोगे, क्योंकि एफ नेट जीरो है, नाउ यू विल इक्वेट द फोर्सेस। Now you will equate the forces because F net is equal to 0.
ओके, ये तुम्हें अभी देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार हम इसको क्यों लिखें, लेकिन अभी मैं क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दूंगा, फिर तुम्हें ये बहुत काम आएगा। तो इसको जल्दी से लिख लो कि पहले तुम चेक कर लो कि इक्विलिब्रियम में सिस्टम है या नहीं, और अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसके बाद तुम एफबीडी बनाओ। एफबीडी बना के तुम फोर्सेस को इक्वेट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, इसको लिखते रहना साथ साथ में। एक सीलिंग है, सीलिंग के साथ एक ब्लॉक लटका हुआ है 2 किलो का, 2 kg का ब्लॉक लटका हुआ है एक सीलिंग के साथ, और इस 2 kg के ब्लॉक के साथ एक ब्लॉक लटका हुआ है 5 किलो का। फाइंड द टेंशन इन दिस रोप। ऊपर वाली रोप में टेंशन फाइंड करने दो। ओके, लेट्स देखते हैं इसको एक बार। ये जो 5 किलो का ब्लॉक है, सबसे पहले तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो जो 5 किलो का ब्लॉक है ये भी, इस पे एफ नेट 0 है। 2 किलो का ब्लॉक है, उस पे भी एफ नेट 0 है। सबसे पहले तो ये जो 5 किलो का ब्लॉक है, इस पे मैं फोर्सेस बना रहा हूं। कौन सी फोर्स लगेगी इस पे? एक फोर्स लगेगी नीचे 50 न्यूटन, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक फोर्स लगेगी इस पे ऊपर, वो होगी टेंशन, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 50 न्यूटन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये यहाँ पे टेंशन लगेगी 50 न्यूटन। ओके, मैं 2 किलो का ब्लॉक बुला रहा हूँ। 2 किलो पे कौन सी फोर्सेस लगेंगी? एक तो ये फोर्स लगेगी टेंशन, एक इसका वेट नीचे लगेगा mg, और यहाँ पे एक टेंशन लगेगी T। तो 2 किलो के ब्लॉक की मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। सो एक फोर्स होगी नीचे टेंशन, दिस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? 50। ये मैंने 50 क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि इस रस्सी में टेंशन सेम रहेगी हर पॉइंट। फिर इसका जो मास है खुद का, उसकी वजह से नीचे एक फोर्स लगेगी 20 न्यूटन, और फिर एक ऊपर टेंशन लगेगी T1। So now because this whole system is in equilibrium, T1 is equal to 20 plus 50 is equal to 70 Newton. ठीक है जी, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सही है ये? 70 न्यूटन रहेगी फोर्स इसमें। ओके, थोड़ा सा मैं वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं, अब मेरे को खुद निकाल के दिखाना टेंशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 3 किलो का,
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 7 किलो का। फाइंड द टेंशन, इस रोप में जो टेंशन है उसको मान लो तुम T1, इस रोप में जो टेंशन है उसको मान लो T2। फाइंड T1 एंड T2। सर 100। सर T2 is 100. ओके, सबसे पहले तो T1 कितना आ गया? T1 इज हाउ मच? T1 इज 70. T1 इज 70 न्यूटन। ठीक है, अब मैं T2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। T2 को नीचे खींचा जाएगा 70 से, और इसकी खुद की जो वेट होगा दैट इज 30। तो जो ऊपर वाली रोप है उसमें टेंशन होगी 30 प्लस 70 विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। यस, वेरी सिंपल। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, तो मैं नॉर्मल वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। एक यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पड़ा है ऐसे करके, ये इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इस पे इसका इंक्लाइन इज 37 डिग्री एंगल का। इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है ऐसे करके 5 किलो का, 5 किलो का इसके ऊपर ब्लॉक पड़ा है, 37 डिग्री एंगल पे ये पड़ा है ऐसे। बताओ ये जो इंक्लाइन है वो इस पे कितना नॉर्मल लगाएगा? नॉर्मल लगेगा ना, थोड़ा सा कुछ फोर्स लगाएगी। तो बताओ वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी जो ये इंक्लाइन इस ब्लॉक पे लगाएगा? सर 50। 50 नहीं, कशिश गलत है। ओके, इसका आंसर 50 तब होता अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक पड़ा है ऐसे करके 5 किलो का। तो अब तुम देखो इसकी खुद की फोर्स नीचे है 50 किलो, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इसके ऊपर n। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो ये 50 n के बराबर हो जाता है। इस केस में माय नॉर्मल रिएक्शन इज 50। लेकिन तुम यहाँ पे देखो ग्रेविटी ऐसे नहीं, नीचे इस तरीके से नहीं काम कर रही ग्रेविटी। ग्रेविटी तो ऐसे होती है ना, सीधा सीधा नीचे। तो ग्रेविटी की वैल्यू ये है g। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब भी तुम्हें कोई इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन दिया गया होगा, जब भी तुम्हें इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन दिया होगा, मैं बड़ा इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूं ताकि थोड़ा देखने में आसान पड़ जाए। जब भी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है तो इसमें एक ब्लॉक पड़ा है 5 kg, दिस इज 37 डिग्रीज। तो इसको मैं सीधा सीधा नॉर्मल रिएक्शन 50 नहीं बोल सकता क्योंकि ये इंक्लाइन के ऊपर पड़ा है। तो माय ग्रेविटेशन g इज एक्टिंग लाइक दिस g। तो जब भी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, तुम अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दोगे। तो जो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऐसे बन जाएगा, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड योर वाई एक्सिस विल बिकम इसके परपेंडिकुलर, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, तो यहां पे ये जो तुम्हारा g है ये तो सीधा सीधा डाउनवर्ड है। तो इस g के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री। मतलब अब ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। तो जो भी तुम्हारा नॉर्मल लगेगा वो वाई एक्सिस में लगेगा और एक्स एक्सिस में ऐसे ये स्लाइड करेगा। तो अगर नीचे जो फोर्स mg लग रही थी, तो ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये अगर थीटा है, 37 डिग्री एंगल है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा थीटा। ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो अगर कोई फोर्स नीचे लग रही थी mg, तो उसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा mg cos थीटा।
ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, mg sin थीटा। मैं सारी चीजों को रिपीट करूंगा एक बार, ठीक है। तो ये जो मेरे नीचे फोर्स लग रही थी mg, उसके दो कंपोनेंट्स बन गए, एक तो mg cos थीटा इस डायरेक्शन में और एक mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। तो अब अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, ये मेरा 5 किलो का मास था, इस पे एक तो मेरा लगा mg cos थीटा ऐसे, एक मेरा लगा इस डायरेक्शन में, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है जी। और कौन सी फोर्स लगी इस पे, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसका ऐसे, इसको मैं बोल रहा हूं नॉर्मल। तो जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो जो मेरा mg cos थीटा है दैट विल बी इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन। So the normal reaction will be equal to 5 into 10 into cos of 37. Cos of 37 is what? 5 by 4. So 40 Newton is the normal reaction. 40 Newton is the force applied by the inclined wedge on the block. Okay. What I basically want to tell you is, जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं भी समझ में आया that is also okay, हम इसको दोबारा करेंगे। बस एक चीज को ध्यान में रखना, जब भी कोई इंक्लाइन वाला क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर देंगे। ये मेरी बन जाएगी x कोऑर्डिनेट, ऊपर वाली डायरेक्शन में मेरी बन जाएगी y कोऑर्डिनेट, ओके। और जो g है नीचे mg था, mg के मैंने कंपोनेंट्स कर लिए, एक बन गया mg cos थीटा, एक बन गया mg sin थीटा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको भूल जाओ, मेरे को जस्ट तुम्हें यही बताना था कि जब भी हमारा इंक्लाइन प्लेन होता है उस टाइम पे हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर देते हैं। और मैं तुम्हें दे रहा हूं एक सिंपलर क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें एंगल वेंगल ना हो। सबसे पहले तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अगर एक ग्राउंड है, उस पर एक ब्लॉक पड़ा है 5 kg का, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, जो कशिश ने अभी अभी बताया मेरे को। 5 kg का ब्लॉक है, अभी अभी जो कशिश ने हमें बताया कि ये नीचे 50 न्यूटन, ग्राउंड इसको खींचेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो उस पे ऊपर लगेगा दैट विल बी 50 न्यूटन, ओके, एज सिंपल एज दैट। और इसको थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लेक्स करना है, तो एक मान लो ग्राउंड है, उस पे एक ब्लॉक पड़ा है 5 किलो का, 5 किलो का ब्लॉक पड़ा है ग्राउंड के ऊपर, इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक पड़ा है 2 किलो का, एक 5 किलो का ब्लॉक है, 5 किलो के ब्लॉक के ऊपर एक छोटा ब्लॉक है 2 किलो का। यू हैव टू टेल मी द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द 5 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक। 5 किलो वाला जो ब्लॉक है वो 2 किलो वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। Sir, 20 Newton. 20 न्यूटन, ओके। सर 70 न्यूटन। 70 न्यूटन, ठीक है जी। ओके, 5 किलो वाला ब्लॉक 2 किलो वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगाएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। 5 किलो वाला ब्लॉक 2 किलो वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगाएगा। फोर्स किस पे लग रही है, कौन से ब्लॉक पे लग रही है, 2 kg वाले ब्लॉक पे, है ना। अगर मैं पूछूं फोर्स इज एक्टिंग ऑन विच बॉडी, मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन लगा रहा है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन किस पे लग रही है, 2 किलो वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रही है। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाऊंगा, 2 किलो वाले ब्लॉक का, राइट, क्योंकि मेरे को 2 किलो वाले ब्लॉक का एनालिसिस करना है कि उस पे फोर्स कितनी लग रही है। तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले तो ये चीज समझ में आई कि हम इस क्वेश्चन में किस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 2 kg वाले का, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि
5 किलो वाला ऑब्जेक्ट है, वो 2 किलो वाले ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगा रहा है। अगर मैंने क्वेश्चन में तुम्हें ये पूछा होता कि 2 किलो वाला ऑब्जेक्ट है, वो 5 किलो वाले ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगाएगा, तो तुम फ्री बॉडी डायग्राम किसकी बनाते? 5 किलो वाले ऑब्जेक्ट। गिव मी अ थम्स अप, ये चीज समझ में आ गई? जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी, ओके, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी उसका हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्वेश्चन था यहाँ पे 5 किलो वाला ऑब्जेक्ट 2 किलो वाले ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगाएगा। ओके, अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम 2 किलो वाले ऑब्जेक्ट की। 2 किलो वाला ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ पुश करेगा इसको अर्थ 20 न्यूटन से, ये तो होगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है? हाँ जी, एक इसका कॉन्टैक्ट है और ये 5 किलो वाला जो ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगा, यही तो फोर्स हमें निकालनी है, नॉर्मल। सो दिस नॉर्मल कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। दिस नॉर्मल कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये समझ में आ गया? 20 न्यूटन है, बड़ा सिंपल सिंपल सीधा सीधा सा। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों भी कांटेक्ट में 5 किलो और ग्राउंड, तो दोनों के बीच में कुछ धक्के वक्के मारेंगे एक दूसरे को। बताओ कितनी फोर्स से ग्राउंड 5 किलो वाले ऑब्जेक्ट को धक्का मारेगा। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द 5 kg ऑब्जेक्ट? ओके, normal reaction applied by the ground on the 5 kg object. So 50 Newton. 50? गलत। So 70. यस, वेरी गुड। कौन बोला? भावना। Yes, sir. वेरी गुड भावना, 70 न्यूटन। बात किसकी हो रही है? 5 किलो वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने की बात हो रही है। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनेगा? 5 किलो वाले ऑब्जेक्ट का। 5 किलो वाले ऑब्जेक्ट को मान लो तुम पॉइंट मास। कौन सी फोर्स लगेगी? नीचे ग्राउंड खींचेगा 50 किलो से, और ग्राउंड क्योंकि कांटेक्ट में है तो ग्राउंड ऊपर भी फोर्स लगाएगा। यही फोर्स तो हमें निकालनी है। दो फोर्सेस तो ये होगी, और कोई फोर्स है जो इस पे लगेगी, ये वाला कांटेक्ट। ठीक है, जो हम पिछली बार भूल गए थे, जो मनन ने बताया था हमको कि ये वाली फोर्स भी है यार, ऊपर वाले ब्लॉक के साथ भी तो कांटेक्ट में है ना वो, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी इसको नीचे धक्का मारेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो 2 kg ब्लॉक इसको नीचे धक्का मारेगा, वो भी तो यहाँ पे नीचे लगेगा 20। तो ये जो टोटल एफ नेट है दैट इज 70। तो इसमें मैं तुम्हें एक चीज बहुत ही अच्छे से समझानी चाहता हूं। ये जो 2 किलो वाला ब्लॉक है जो इस पे धक्का मार रहा है, दिस इज नॉट mg। ओके, इसको तुम ये मत सोच लेना कि उसका मास 2 किलो है तो mg नीचे लगेगा, इसका 20 न्यूटन भी इसके सिर पे आके लग रहा है, ऐसा नहीं है। वो कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, उसको mg मत समझ लेना, वो कांटेक्ट फोर्स है जो 2 किलो वाला ब्लॉक इस पे लगा रहा है नीचे 20, और इसका खुद का मास 5। तो 20 + 50 उतना रिएक्शन ग्राउंड ऊपर देगा तुम्हें, एंड द वैल्यू इज 20 + 50 विच इज 70। गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज ओके। ऑलराइट, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, टेंशन वाला। ठीक है, जो रस्सियों वाला हमने क्वेश्चन किया था, अभी तो हम सीलिंग से सीधा सीधा लटका रहे थे रस्सी को, तो उसे करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि एक ही डायमेंशन में हो रहा था सब कुछ। अभी तुम सोच के देखो, ऐसे सीलिंग से मैंने एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट बांध रखा है रस्सी के साथ। अब अगर इसको यहीं पे छोड़ दिया तो ये तो पेंडुलम बन के ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये पेंडुलम बने, तो मैंने क्या किया, इधर जो दीवार थी कमरे में उसके साथ भी इसको बांध दिया। ठीक है,
और ये जो रस्सी का जब देखा मैंने एनालिसिस किया तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा था दैट इज 53 डिग्री। जब ये सारा ऐसे बांधने के बाद मैंने चेक किया तो 53 डिग्री का एंगल बन रहा था। सबसे पहले तो दो तरह की टेंशन होगी यहाँ पे, इस ब्लॉक को जो ये वाली रस्सी इधर खींचेगी T1 और इस ब्लॉक को ये वाली रस्सी इधर खींचेगी T2। बताओ T1 और T2 की वैल्यू क्या है? रुक जाओगे 2 मिनट? रुक जाओ 2 मिनट में आया ना। मेरी मैम 2 बजे तक क्लास है, 2 बजे आ गया ना। अच्छा तुसी नीचे? ओके। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि तुम्हें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। याद रखना मोशन इन 2D के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी मोशन इन 2D का क्वेश्चन होता है हम उसको 2 मोशन इन 1D के क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, देखें। ओके एक बार मैं करता हूं, ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन और करने आज में। सबसे पहले ये तो है T1, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि सीधा सीधा है। और ये जो ऊपर बना T2, अब क्योंकि ये एंगल पे है तो हम इसके 2 कंपोनेंट बना लेंगे। 2 कंपोनेंट किस तरीके से बनाएंगे हम, ये जो T2 है इसको मैं लिख रहा हूं T2, यहां पे छोटा करके लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो T2 है वो इस डायरेक्शन में, देखो T2 ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके जो 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा इसका ऐसे, और एक राइट की तरफ कंपोनेंट होगा ऐसे, है ना। मैंने यही पढ़ा था ना मैंने वेक्टर्स में कि अगर एक ये रिजल्टेंट है तो इसका एक वेक्टर होगा A ऐसे, एक वेक्टर होगा B ऐसे, तो A और B का रिजल्टेंट होगा ऐसे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स जो मैंने किया था ना कि एक वेक्टर है ऐसे, दूसरा वेक्टर है ऐसे, तो रिजल्टेंट है ऐसे, है ना। तो ये जो T2 है, T2 को अगर मेरे को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है तो एक तो बन जाएगा ये वाला वेक्टर, एक बन जाएगा ये वाला वेक्टर, और इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करने के लिए मेरे को चाहिए होगा ये वाला एंगल। तो ये एंगल तुम सोच के देखो कितना बन जाएगा। अगर ये 53 डिग्री है, if this angle is 53 degrees then this angle is 37 degrees, okay, so this angle is 37 degrees, क्योंकि जो ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180। तो ये अगर 37 बन गया तो ये वाला वेक्टर इज T2 cos 37 और ऊपर वाला वेक्टर इज T2 sin 37, okay, this is T2 cos 37, T2 sin 37। अब अगर मुझे 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये है मेरा 5 kg का ब्लॉक,
इस पे एक तो टेंशन लग रही है राइट साइड पे T1, और जो ऊपर वाली टेंशन है उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो लेफ्ट साइड पे विच इज T2 sin 37, एक फोर्स लग रही है ऊपर विच इज T2 cos 37, और इसका खुद का वेट नीचे की तरफ 50। जो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन था वो इतना सा बन गया अभी। ये बन गई तुम्हारी फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है जी, ये बन गई तुम्हारी फ्री बॉडी डायग्राम। और तुम्हें पता है कि ये जो था वो इक्विलिब्रियम में था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ये लेफ्ट मूव कर रहा है ना ये राइट मूव कर रहा है, तो लेफ्ट वाली फोर्सेस को राइट वाली फोर्सेस के साथ इक्वेट कर दो तुम। सबसे पहले तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। इफ दिस इज 37 डिग्रीज, दिस इज 3, दिस इज 4, सो कॉस थीटा इज 4/5। इसको मैं लिख रहा हूं 4/5। साइन थीटा को मैं लिख रहा हूं 3/5। ओके, तो सबसे पहले तो ये वाली फोर्सेस को अगर मैं इक्वेट कर दूं, मैं T1 इज इक्वल टू 3/5 T2। T1 इज इक्वल टू 3/5 T2, और 50 इज इक्वल टू 4/5 T2। तो यहां से T2 आ जाएगा मेरे पास, T2 इज इक्वल टू 250/4। तो T2 तो आ गया। अब T2 को तुम यहां पे पुट कर दो, तुम्हारा T1 भी आ जाएगा। क्या ये ठीक था? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, ट्विंकल, ओके, ठीक है जी। तो अगर ये समझ में आ गया एंड वाला क्वेश्चन, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको होमवर्क करना है, और अगर आप यहीं पे कर सकते हो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें जिसमें रस्सियों के साथ कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। सो दिस क्वेश्चन सेज, एक सीलिंग है, सीलिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बांध रखे तुमने। इसका मास है √2 kg, इसका मास है √2 kg। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, ये जो एंगल है दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। इन दोनों रस्सियों में कोई ना कोई टेंशन होगी। दिस इज T1, दिस इज T2। ठीक है, तुम्हें फाइंड करना है T1 और T2। ये तुम्हारा आज का होमवर्क, और इसको हम देखेंगे कल। और कल की क्लास में आने से पहले एक तो होमवर्क कर लेना, और आज के हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, एक बार दोबारा से अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार दोबारा से सारे क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस, सेम डायग्राम्स वैसे वैसे दोबारा दोबारा बना लेना, मतलब प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ताकि जब तुम कल की क्लास में आओ तो तुम्हें स्ट्रगल ना करना पड़े, कंपोनेंट्स बनाने में स्ट्रगल ना करना पड़े, ऐसे दिमाग ना लगाना पड़े कि यार T1 का sin 37 कितना होता है, cos 37 कितना होता है। तो जस्ट रिवाइज बिफोर यू कम फॉर टुमारोज क्लास, और ये वाला होमवर्क करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना डेफिनेटली। अगर तुम अभी कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, तुम अगले 5 मिनट में हो जाएगा तुमसे ये। जस्ट डू दिस एंड सेंड मी द होमवर्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।